सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पाराशर। आज की हमारी इस पंचायत में कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि मुंबई की कुर्सी पर अब आखिरी दांव लग चुका है और 48 घंटे के बाद तय होगा कि आखिर रिमोट किसके पास जाएगा। बीएमसी चुनाव का प्रचार लगभग थमने ही वाला है। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अब बस 48 घंटे और 15 जनवरी को तय होगा कि मुंबई की सत्ता किसके हाथ में होगी। इस बार वोट नहीं मांगे गए, पहचान उछाली गई है। एक तरफ हिजाब बुर्के की सियासत और दूसरी तरफ लुंगी और मराठी अस्मिता का बयान। शिंदे गुट की चुटकी, मुस्लिम वोट चाहिए तो बुर्का पहन लो। तो वहीं दूसरी ओर मंच से सवाल आया कि लुंगी पहनने वाला मुंबई का मालिक कैसे बन सकता है। यानी चुनाव नहीं बल्कि कपड़ों से चरित्र तय करने की राजनीति। और ये बातें हवा में नहीं है। अब आपको जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देते हैं। 70 से ज्यादा मुस्लिम बहुल वार्डों में धार्मिक ध्रुवीकरण ने 35% वोट शेयर जुटाया था। पिछली बार का आंकड़ा है, ये आंकड़ा ही बोलता है। नैरेटिव वोट बन चुका है। अब आते हैं मराठी बनाम उत्तर भारतीय की उस रेखा पर जिसे इस चुनाव में जानबूझकर गाढ़ा किया गया। एमएनएस की हुंकार, गैर मराठी उम्मीदवारों को बीएमसी से भगा दो। फिर उन्होंने वही खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अगर सच्चाई बताएं तो वो ये है कि 227 वार्डों में 32% टिकट उत्तर भारतीयों को मिले थे और 2017 में यही उत्तर भारतीय वोट 28% सीटें जितवा चुका है। तो अब सवाल यह नहीं है कि उत्तर भारतीय बाहर से आए हैं या अंदर के हैं, बल्कि सवाल यह है कि वोट लेते वक्त सब अपने हो जाते हैं और सत्ता आते ही पराए क्यों। तो आज के हमारे इस शो में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा बीएमसी, बल्कि सवाल ये है कि क्या मुंबई बचेगी या सियासत में बिखर जाएगी। धर्म भारी पड़ेगा या मराठी पहचान। 48 घंटों में कौन सा नैरेटिव आखिरी चोट मारेगा। तो अब पहले तो सबसे जो विवादित बयान रहे ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा इस चुनाव में, जरा उन पर निगाह डालते हैं। ओवैसी, दोनों ही भाइयों ने इस बार वोट बटोरने की पूरी कोशिश की। एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ये सबसे विवादास्पद बयान रहा जो कि ओवैसी ने दिया। राज ठाकरे इस बार कूदे अपने भैया के साथ और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपे वरना क्या होगा ये भी देख लीजिएगा। तो ये उन्होंने फिर वही बात कही। एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई आई है, तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है जो आए, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी वरना लात मारूंगा। ये भी राज ठाकरे ने कहा। किसके लिए? अन्ना मलाई के लिए। अब उसके बाद आते हैं उद्धव ठाकरे पर। यदि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और गाय को राज्य माता घोषित किया गया है, यह बहुत विवादास्पद बयान था, तो क्या अब हमें गाय की रंभाने की आवाज को भी राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए? यही वो बयान था जिसने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि क्या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को पूरी तरह भूल चुके हैं और इसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। उसके बाद आते हैं जरा नीतीश राणे पर। जय श्री राम बोलने वाला ही होगा अगला मेयर और जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो बाहर होगा। ये भी अपने बयानों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया। तो ये चेहरा अबू आजमी का, उन्होंने कहा कि मुझे ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। अब ये तो हमेशा आपको पता ही है, ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वोट बटोरने के लिए मतलब कहां तक आ गए इस बार सभी लोग। और उसके बाद आते हैं ओवैसी ब्रदर्स के वारिस पठान, मतलब उन्हीं की पार्टी से। मुंबई में बुर्के वाली महापौर बनेगी। अब ये बुर्का और हिजाब यही मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। और आ गए फिर संजय राउत। हम यानी यूबीटी 10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं। इन्होंने फिर से धमकी दे डाली कि मुंबई को हम अपने दम पर बंद करवा सकते हैं। तो ये वो विवादित बयान रहे जिसकी वजह से इस बार ये चुनाव भी, क्योंकि देखिए सबसे अगर हम कहें महंगी नगर पालिका कोई है ना तो वो बीएमसी है। इसीलिए देश के चुनाव की तरह बीएमसी पर भी सबकी निगाहें लगी हैं और ये तो करो या मरो की स्थिति में इस बार चुनाव पहुंच गया है। तो चलिए जरा बयान सुन लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। म्हणजे मराठी माणसापासून गुजराती बाजूला करायचे, आता ही लुंगी अंडी इकडनं तांबडे बाजूला करायचे, अजून कोणतरी युपी मधनं बोलवायचा त्याच्यात अजून ते बाजूला करायचे। तुम्हाला या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये एकट्यात पाडायचं, एकटे असलो तरी काफी होत।
नको त्या वादात जाऊ नका आमच्या. मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की युपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. युपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. मुंबईकरांकरता शेवटची निवडणूक नाही, ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक नाही. आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगता आपलं अस्तित्व संपून जाईल. अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही. मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र. पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय, मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है. हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है. इसलिए उबाटा हो, मचाल हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधनं रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. भडव्या, तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. आता अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत. இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமாக செய்கிறாங்க. ஆனால் தமிழர்களையும் அவமானப்படுத்துறாங்க. இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்களாம் இப்படி, இவனுங்களாம் அப்படி. அதே கூட்டணியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்கே இருக்கிறாங்க. இதான் ஆச்சரியம். அதனால் அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है. बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है. और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी. ये मेट्रोपोलिटन सिटी है, दुनिया भर से लोग वहां रहते हैं. तो भाषा का वाद निर्माण कर जिस तरह से मुंबई को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है वो गलत है. हम वहाँ पे सब धर्म और सब जाति के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं. तो और मुंबई जो है मराठी भाषियों का तो ज्यादा अधिकार है, उसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता. लेकिन मुंबई शहर में इस तरह की बातें ये मुंबई को कमजोर करने की है और इसका हम विरोध करते हैं. मराठी मानुस है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, अपना हक मांगो. लेकिन उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, उनके खिलाफ लोगों को भड़का देना ये भी गलत बात है. हम इसके पक्षधर हैं कि मुंबई शहर में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा प्रांत के लोगों ने इस शहर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है. सबकी हिस्सेदारी है. तो ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ अचानक से तो ऐसा अंबार आरोपों का नहीं खड़ा हो गया ना, बल्कि
अगर शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना थी ना, मतलब उद्धव ठाकरे वाली, उनसे जब पूछा जाएगा 25 साल का हिसाब, तो उसमें बहुत सारे आंकड़े आएंगे, बहुत सारे जवाब आएंगे और बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं हिजाब की, बात कर रहे हैं लुंगी की, बात कर रहे हैं मराठी अस्मिता की, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन मुंबई की टूटी सड़कें, मुंबई में जो विकास का काम होना चाहिए था 25 साल में, उसका आखिर लेखा जोखा कौन देगा? चलिए जरा वही लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधूत बागजी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मनीषा कयांदे जी जुड़ रही हैं, जो कि शिवसेना की प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ उद्धव गुट का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, और थोड़े ही समय में हमारे साथ आदिल हसन जी जुड़ रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता। लेकिन किशोर तिवारी जी, मुझे जरा ये बताइए कि ये मुंबई में ठेका कब से मिल गया है इस बात का कि भाई मुंबई में कौन आकर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन उत्तर भारतीय है, कौन कौन सा भारतीय है? ये कौन ठेका ले रहा है? लुंगी वाले नहीं आएंगे, पुंगी बजा देंगे? नहीं, आप है ना, मराठी में आप समझ नहीं पाई। राज ठाकरे क्या बोले कि अन्ना मलाई जी आके यहाँ क्यों विवाद में गिर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, वो बम्बई इंटरनेशनल सिटी है, यानी कैसे भी महाराष्ट्र से बम्बई को अलग करने का एक ट्राई है। हाँ, तो उन्होंने उनको बोला कि 1960 में बाला साहेब ठाकरे जी ने करके ही बोला था कि आप हमारे मिट्टी से अगर वफादार नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आपने कही, क्योंकि चुनाव और बयान ये सब रहते ही है, लेकिन जिस तरीके से बम्बई से कई ऑफिसेस अहमदाबाद लेके गए, बम्बई का इंपॉर्टेंस कम किया गया, बम्बई के बड़े बड़े ऑफिसेस और है, और बम्बई की जितनी प्राइम लोकेशंस है वो अब अडानी जी को दी जा रही है। राज ठाकरे जी ने प्रेजेंटेशन करके बताया कि ये अडानी जो है वो 2014 से 2024 तक कितना बढ़ गया, 24-25 तक। मैं अभी बता रहा हूं आपको कि चुनाव के वक्त ये भड़कीले भाषण अनुचित है, ये बात तो मैं बता रहा हूं, लेकिन राज ठाकरे को आप गलत कोट कर रही है। कौन सा बयान अनुचित है? कौन सा वाला बयान अनुचित है? हिजाब वाली महिला और ये और वो क्या है, लुंगी मराठी ठीक है, भाषा, लुंगी पुंगी ठीक है क्या? लात मारूंगा ठीक है, ये सब ठीक है? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, ये राज ठाकरे ने बताया कि 1960s के अंदर बाला साहेब ठाकरे ने बोला था, इसका मतलब उन्होंने इस वक्त के लिए नहीं कोट किया। दूसरी बात, महाराष्ट्र में मराठी यह प्राइम भाषा है और मराठी भाषा पर ही ये राज्य बना हुआ है। और मराठी को हटाकर तुम कोई दूसरी भाषा लाते हैं तो इसके लिए तो जबरदस्त आंदोलन होगा और हम बता देंगे, और महाराष्ट्र को आप खत्म नहीं कर सकते। एक सेकंड। हाँ, अवधूत जी, कौन मराठी भाषा को हटाने वाला है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? मुझे सिर्फ एक ही कहना है, कितनी घोर विटंबना है कि शिवसेना और मनसे जो मराठी भाषा, मराठी मानुस महाराष्ट्र और मुंबई के लिए बात कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता अपने संबोधन में 4 दफे मुंबई के बदले बंबई बोल रहे हैं। बॉम्बे का मुंबई होकर अभी 30 बरस हो गए हैं, और शिवसेना का मनसे के प्रवक्ता अभी भी बंबई बोल रहे हैं। और आप अन्नामलाई जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस अन्नामलाई जी ने हिंदी में बात करते समय बंबई बोला, उनको आपने भड़विया बोला। आपको शर्म नहीं आती? आपके नेताओं को शर्म नहीं आती कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे पार्टी के एक नेता को भड़वा बोलना है? अच्छा, यदि किसी ने आपको यह अपशब्द उपलोभित किया तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? किशोर जी, आप बुजुर्ग है, आप सीनियर है, लेकिन कृपा करके हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप हिंदी में बात कीजिए, मराठी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। मुंबई का मुंबई ही होगा। अवधूत का इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, अवधूत ही होगा। और किशोर जी, आपका फ्रेंच में बोलने के बाद भी नाम किशोर ही होगा। क्यों किशोर जी, क्या हुआ? ये बंबई बंबई क्यों बोल रहे हो आप? देखो, मेरा जिंदगी मैं पैदा भी यही हुआ और
मेरी सारी जिंदगी मैंने ट्राइबल और किसानों पे दी। अगर कोई मेरी इंटीग्रिटी पे केवल मैंने बोला मुंबई के जगह पे बम्बई बोल दिया तो गलती हो गई। तो वही बात मुंबई तो ये अन्नामलाई जी के साथ भी हुई ना, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनको आपने बोल दिया कि वो क्यों आ रहे हैं मुंबई में, वो क्यों आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उनकी क्या गलती थी? अरे नहीं, एक बात है, मैं अभी बताता हूँ पुरुषोत्तम जी, त्याचं असं नाही झालं। त्याचं कसं झालं की त्यांनी म्हटलं की मुंबई हे इंटरनॅशनल सिटी आहे, हा, आणि हे असं आहे तसं आहे। मुंबईवर तुम्ही हे नवीन नवीन लोक आणता, ये नए नए लोग लेके आते हैं। अब वो योगी जी आ जाते हैं तो अन्नामलाई आ जाते, तो ये है ना साउथ इंडियन वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने लाया। तो हाँ, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ कि अन्नामलाई जी ने जो कुछ भी कहा उससे मुंबई को गुजरात में ले जाने का एक साजिश नजर आती थी, कर उन्होंने वो विरोध किया। इसमें मुंबई और बम्बई का नहीं मैटर था। हाँ, और अभी आप जो अडानी को सब दे चुके हो और अभी देने को जा रहे हो, उस पे तो पुरुषोत्तम जी बोलो। पुरुषोत्तम नहीं है उनका नाम, अवधूत जी है। पुरुषोत्तम जी तो कोई है ही नहीं पैनल पर। नहीं, अवधूत जी वागे मेरे बहुत पुराने दोस्त है और तो मुझसे बड़े पुरुषोत्तम हैं, नाम भी है लेकिन उनका, हमें नहीं पता था ना। क्या चल रहा है? अरे नहीं, अवधूत जी वाग को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। ठीक है और मनीषा जी, मुद्दा ये है मनीषा जी कि 2017 में उत्तर भारतीयों ने 28% सीटें दी थी शिवसेना उद्धव गुट को, जो अब उद्धव गुट है, अब शिवसेना तो खैर क्या कहेंगे। तब भी ये बाहरी मुद्दा बहुत हुआ था, तब आप लोग भी उनके साथ है। ये कब तक चलता रहेगा, ये बाहरी बनाम मराठी का मुद्दा? देखिए, जब कोई मुद्दा रहता नहीं है, जब कोई ठोस लोगों के लिए पहुंचाने के कोई रास्ते बचते नहीं है, अब दोनों की स्थिति, दोनों भाइयों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि डूबते को तिनके का सहारा, और इसीलिए ये दोनों की नैया डूब रही है। उनके बच्चों की आगे की जो राजनीतिक उनको चिंता है। अब देखिए आदित्य ठाकरे, एक मिनट, आप तिवारी जी बीच में बात नहीं करेंगे, तिवारी जी बीच में बात नहीं करेंगे। धमकी दे रहे आप? हाँ बिल्कुल धमकी दे रहे हो आप, अपना मुंह बंद रखिए। अच्छा, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। इस प्रकार की वाहियात बातें करने की आदत है। अच्छा, अपनी बारी में, अपनी बारी में। हाँ, तो देखो ये धमका रहे, राष्ट्रीय चैनल पे धमका रहे। अरे किशोर जी प्लीज, किशोर जी अपनी बारी में बोलिए ना। आप एक वाहियात आदमी हैं और आपको अच्छा ठीक है मनीषा जी प्लीज मनीषा जी, ओके अच्छा ठीक है, अपनी बारी में बोलेंगे। उनका आप म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, अपनी बारी में बोलेंगे। इस आदमी की आदत है, वो इसी प्रकार की बातें करता रहता है। ठीक है, आप बोलिए। पहली बात तो ये है, देखिए अभी भी बात करेंगे, अभी भी मैनर्स नहीं है, ये मैनरलेस आदमी है। किशोर जी आपको म्यूट करना पड़ा है, फिर आप वो क्यों कर रहे हो उनको? उनकी बारी है ना अभी, अब उनको बोलने दीजिए। चलिए। देखिए, जब आदित्य ठाकरे चुनाव में खड़े थे वर्ली से, तब इनके चाचा राज ठाकरे ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। जब अमित ठाकरे जब माहिम विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तब उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट दे दिया और राज ठाकरे के बेटे को हार का सामना करना पड़ा पहले ही चुनाव में। तो ये किस प्रकार का बंधु प्रेम है? एक तरफा है। राज ठाकरे जी को जल्दी पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे, जो पहले भी वो बोल चुके हैं राज ठाकरे कि इनके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते। तो ये है, ये मराठी प्रेम, ये उत्तर भारतीयों के प्रति जो नफरत बार बार दिखाना। इनके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं, ये कौन सी जाति धर्म के, पूछना पड़ेगा ना। सिर्फ लोगों को मुंह पे चमाट मारना, लोगों को कहना कि आप ये भाषा में बोलो, वो भाषा में बोलो, जहां चलती है वहां उसको झुकाना, जहां चलती है उसको झुकाना, जहां नहीं चलती है वहां तो ये मुंह बंद करके निकल जाते हैं। तो मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा लोगों को आप क्या देंगे इसके बारे में आपको बात करनी है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों के आपको ये फैमिली ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इसके घर चाय पीने जा रहा है, वो उसके घर खाना खाने जा रहा है, ये गणपति में जा रहे हैं, ये दिवाली में जा रहे हैं, लोगों से इनको क्या मतलब है? तो ये बातें ओके किशोर जी,
ये 10 मिनट में हम तो मुंबई बंद करवा देंगे, ये धमकी है क्या है ये? नहीं, अगर उद्धव ठाकरे जी कहते हैं तो 10 मिनट में तो हम बंद करेंगे। क्यों करेंगे? अरे क्यों मेरी करेंगे बात तो लेकिन? सुनो। अरे क्यों करेंगे मुंबई बंद 10 मिनट में? ये धमकियां कब तक चलती रहेंगी सर? अरे भाई, ठाकरे यानी मुंबई और ठाकरे यानी मुंबई यानी ओके। हाँ, हाँ हाँ। और मैं बता रहा हूँ, ये जो आक्रांता आके बैठे हैं तो इनको पूछो ना कि हिजाब वाली बनने वाला है कि नहीं बनने वाली है, ये इनको पूछो। हाँ, क्या लुंगी वाले बनाने वाले ये पूछो, क्या उत्तर भारतीय बनाने वाले है ये पूछो। ये लुंगी वाले क्या होता है किशोर जी? क्या होता है लुंगी वाले? नहीं, आप एक राज्य की अस्मिता पर सवाल खड़े कर रहे हो। एक राज्य का जो ट्रेडिशन है आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो, लुंगी वाले कहकर। क्या होता है लुंगी वाले? अरे पारेसर मैडम, एक बात समझ लो कि मैं कह रहा हूं कि इनका मुख्यमंत्री कहता है कि बंबई का मेयर हिंदू होगा, उसके बाद वो ऐड करता है कि बंबई का मेयर यह मराठी मानुस होगा। तो जो 70% अमराठी लोग हैं, मुझे आप ये बताओ, जान लेना चाहिए। मुझे आप ये बताओ किशोर जी, नहीं चाहिए। किसी राज्य में जो ट्रेडिशन है लुंगी पहनने का, आप उस लुंगी पर सवाल क्यों खड़े करोगे? किसी भी राज्य पर, किसी राज्य में साड़ी पहनने का ट्रेडिशन है, किसी में सूट पहनने का ट्रेडिशन है, पंजाब में और हमारे पूरे देश में आज लोहड़ी मनाई जा रही है, वो ट्रेडिशन है। आप सब पर सवाल खड़ा कर दोगे उत्तर भारतीय करके? नहीं, एक बात है, जब तक ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनका राज है बंबई में, तो मुंबई के अंदर उत्तर भारतीय भी सेफ है और दक्षिण भारतीय भी सेफ है, और गुजरातियों की लूट हम चलने नहीं देंगे, ये भी बात तो आप इस चीज के लिए तो आपको माफी मांगनी चाहिए कि लुंगी वाले कोई शब्द नहीं है। सब लोग अपने ट्रेडिशन का पालन कर रहे हैं। जहां लुंगी पहनी जाती है वहां लुंगी पहनते हैं, जहां सूट पहना जाता है वहां सूट पहनते हैं। आपने जैकेट पहनी हुई है, आप जैकेट पहनिए, कौन मना कर रहा है किसी को? हमारे देश में अब ऐसा होने लगेगा क्या कि सबके कपड़ों पर भी आप सवाल खड़ा करेंगे? नहीं, लुंगी हटाने की बात नहीं की हमने। लुंगीधारी लोगों को हटाओ और क्यों हटाओ? बजाओ। किशोर तिवारी जी, क्यों हटाओ लुंगीधारी को? लुंगी को आपने क्या समझा है? ये महाराष्ट्र पे आक्रांता बन के आएंगे तो इनकी हालत ऐसी होगी। कौन आक्रांता है? महाराष्ट्र में किसने आक्रांता बनकर आया? कौन लुंगी वाला आया आक्रांता बन के, बताइए? अरे गुजरात से आए हैं। अब ये गुजरात में तो लुंगी कोई पहनता ही नहीं है। गुजरात में तो कोई लुंगी नहीं पहनता, आपको पता ही नहीं है। एक तो गुजराती भाई का अटैक चल ही रहा है, उसके अंदर अन्ना मलाई की रसमलाई आ गई है, तो इसका विरोध तो होगा ही मैडम। अब 2 दिन के बाद लोग डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। बंबई तो एक वीडियो आपने देखा होगा, मैं जरा अवधूत वाघ जी को लेकर आती हूँ। एक वीडियो चल रहा है, अन्ना मलाई की पॉपुलैरिटी और आदित्य ठाकरे की पॉपुलैरिटी, दोनों में क्या समानता है? आदित्य ठाकरे को कितने लोग जानते हैं और अन्ना मलाई को कितने लोग जानते हैं, जिसको आप रस मलाई कह रहे हो? नाम को भी आपने बिगाड़ दिया किशोर तिवारी जी, लुंगी पर भी आपने कटाक्ष कर दिया। आपको लगता है कि देश में रह करके ये सब तरीके आपके ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है किशोर तिवारी जी, कुछ चंद वोटों के लिए आप ये सब करेंगे। अवधूत बाग जी, आपके नेता को इस तरह लगातार बोला जा रहा है। आपने समानता की बात की। मनसे और उबाठा में समानता नाम की चीज ही नहीं है। वहां सिर्फ एक ठाकरे परिवार है और दूसरा नॉन ठाकरे परिवार है। इसके लिए समानता की बात नहीं होती। मैं विषमता की बात कर रहा हूं। जो अन्नामलई साहब है वो आईपीएस ऑफिसर है। आदित्य ठाकरे अपना 10 जन्म लेगा तो भी कभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। तो पहले आदित्य ठाकरे ने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्नामलई का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया वो देखना है। एक गरीब घर में पैदा होने वाले अन्नामलई खुद आईपीएस ऑफिसर बने। बेंगलोर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी के वो तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे। अपने पिताजी ने बनाई हुई पार्टी आप अपने पिताजी ने चलाई और बाद में वो बस
जिसको कहते इस संसार में बाप बाप की संपत्ति लड़की के पास आती है, वो वैसे आदित्य जी को विरासत में जो कुछ मिला है उसका कंपेयर नहीं हो सकता। अभी मैं आता हूं बात 10 मिनट में मुंबई बंद करने की। बात सच है, राहुल क्या वो संजय राउत यदि सोचेंगे तो 10 मिनट में मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, वो भारत बंद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना भी बंद कर सकते हैं, अमेरिका भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो सूरज और चांद भी बंद कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत ठाकरे और क्या राउत में है। मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। दूसरी बात है, ये इलेक्शन होने के पहले राज ठाकरे ने कहा था, हिम्मत असेल तर निवडणुका घेऊनच दाखवा, निवडणुका कशा होतात ते मी पाहतो। इसका मतलब है मैं देख ही लूंगा तुम कैसी इलेक्शन लेते हो। जब तक मतदार यादी से नाम नहीं निकलता तब मैं इलेक्शन होने नहीं दूंगा। अरे भाई, इलेक्शन होने नहीं दूंगा वाले राज ठाकरे, अब आप सभी इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? तो आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। राज ठाकरे के पास आज एक ना विधायक है, ना एक कॉर्पोरेटर है, ना एक खासदार है। लोग जान चुके हैं राज ठाकरे सिर्फ मराठी और अमराठी करके हिंदू वोटों में विभाजन करने का काम कर रहा नहीं, है। नहीं, ये तो हाँ, राज ठाकरे तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनकी पुरानी एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन किशोर तिवारी जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आदित्य ठाकरे क्या है, किस परिवार से आते हैं, उन्होंने लाइफ में कितनी एफर्ट की है, उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल की है, और अन्ना मलाई ने कहां से कहां अपने आप को पहुंचाया है। तो इसलिए एक गरीब परिवार से आने वाला मेहनती नेता जो बन गया है अब आईपीएस के बाद, आप उसके बारे में इस तरह की शब्दावली बोलेंगे तो जवाब ऐसे और वो मिलेगा। मागास वर्गीय है, बैकवर्ड क्लास आदमी है। ऐसे बैकवर्ड क्लास आदमी के उनको बारे में सिल्वर ऐसी स्पून नहीं टिप्पणी मिली करना किशोर तिवारी उचित जी, नहीं। उनको सिल्वर स्पून नहीं मिली किशोर तिवारी जी, उनके नाम के आगे ऐसा सरनेम नहीं था। एक मिनट में बताता हूँ। अन्ना मलाई जी आईपीएस अधिकारी है, बहुत होनहार है, सब बराबर है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बीजेपी का कोई काउंसिलर भी आज तक चुन के नहीं आया। तो तमिलनाडु में उनके नेतृत्व में कुछ है नहीं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे आपको कुछ मालूम नहीं है? हमारे 8 एमएलए जीत के आए हैं। अरे किशोर जी, आपको कुछ मालूम नहीं, बकवास मत करो। अब मैं जब बोल रहा हूं तो ये बीच में बोल रहे हैं। नो, आप झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत बोलिए। देखो, मैं आपको बताता हूं, अन्ना मलाई जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसके बाद के चुनाव है। अन्ना मलाई के वक्त तो तुम कहीं कुछ चुन के नहीं आए। दूसरी एक बात है, हिंदू मुसलमान के सिवा आप करते क्या हो? आप करते क्या हो? हाँ, कोई भी चुनाव आया तो राम मंदिर का मुद्दा ले आते हो। अरे बंबई में जो विकास किया है, अच्छा, एक तो पहले आप डिसाइड कर लो बंबई है या मुंबई है, पहले तो डिसाइड कर लो, पहले डिसाइड कर लो किशोर जी, मुंबई या बंबई। अहो, बंबई को मुंबई ये ऑफिशियली गैजेटेड नाम है और मुंबई बोले जाते हैं, लेकिन मुंबई को बंबई बोलने से कोई हत्या नहीं हो जाती। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मुंबई ये उठाकर अडानी को दी जा रही है। इस साजिश के खिलाफ अभी ये चुनाव हो रहा है और इसके लिए ही हम इस पर खड़े हैं कि ठाकरे के हाथ में मुंबई ये सेफ है और सेफ रहेगी। सर, मैं मतदाताओं से विनती करता हूं कि ये जो 10 सेकंड का कमेंट मनीषा जी, फिर मुझे ब्रेक लेना है, आदिल जी भी जुड़ गए। मनीषा जी, देखिए, ये महाशय जो है ये किसी के नाम का तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, तो हम भी तिवारी के बदले बीमारी बोल सकते हैं, क्या बोले? तो ये ऐसा हिंदी में बंबई नहीं बन जाता, मुंबई का मुंबई ही रहता है, या अंग्रेजी में भी मुंबई ही होता है। तो ये इस प्रकार की बातें करना, और ये आपका एक नेशनल चैनल है, दूरदर्शन नेशनल चैनल है, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं ये, और ये खुद के अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहे कि वो क्या बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि आज तक इन्होंने मुंबई के लिए क्या किया। जो सीवरेज वाटर था उसको बिना ट्रीटमेंट सालों साल समुद्र में छोड़ना, कभी उनको लगा नहीं कि एसटीपी प्लांट बिठाना चाहिए, उसके बारे में कोई विजन कभी हुई नहीं, कोई विजन नहीं था। मलिष्का जैसे आरजे को एक गाना बनाना पड़ा मुंबई के खड्डों पर, तब इनको कितनी मिर्ची लगी।
अब मुंबई के रास्ते जो स्मूथ बन रहे हैं, यातायात अच्छी हो रही है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। झगड़ा लगाना और ये कोई इतनी एब्सर्ड बातें हैं कि मुंबई को तोड़ के गुजरात से जोड़ देंगे, कितने एब्सर्ड है। तो इस प्रकार की बातें लोग हजम नहीं करेंगे और लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आदिल जी भी जुड़ गए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। आदिल जी, चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, आपको बनानी है हिजाब वाली PM। अब ये हिजाब वाली PM कहां से आ गई भाई? मैम, इसमें कोई गुनाह है क्या? इस देश ने सिख माइनॉरिटी को बनाया प्रधानमंत्री, महिला को बनाया प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हिजाब वाली भी मेरी बहन, मेरी बेटी बन सकती है। हमने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने इजाजत दी है, वो भी बन सकती है। इसमें क्या बुरा है, आप ही बताइए। तो कोई हिजाब वाली बेटी कोई बहन बन जाए तो इसमें क्या गुनाह है, आप ही बताइए। आपको भी पता था ये शिगुफा छोड़कर आप कहां से कहां पोलराइज कर रहे हैं चुनाव को? मैम, पोलराइज क्यों करेंगे? सिंगापुर में बन सकती है, इंडोनेशिया में बन सकती है, दूसरे मुल्क में बन सकता है, बड़ा बड़ा एथलीट बन सकती है, तो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। हर को तमन्ना है, हर कम्युनिटी के लोग को हम चाहते हैं कोई दलित समाज से कोई प्रधानमंत्री बने, ये हमारी तमन्ना। हम पहले दिन से बोलते हैं हम चाहते हैं कोई हिजाब वाली हमारी बहन, हमारी बेटी देश की प्रधानमंत्री बने। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये अधिकार हमें दिया। हम चाहते हैं देश उन्नति हो, प्रगति कितनी है महिलाएं वो तो बताइए जो बन जाएंगी पार्टी के अध्यक्ष, तभी तो PM तक बनेंगी। पहले अध्यक्ष तो बनवाइए अपना। मैम एक चीज सबसे पहले, मैं इस बार सीमांचल में जो बिहार में चुनाव हुआ 5 सीट हम जीते, उसमें सबसे ज्यादा जहां वोटिंग हुई थी वो कोचा दामन में, अमोर में, और जहां जहां MIM जीती है वहां वोमेन वोटिंग सबसे ज्यादा हुई थी और सबसे ज्यादा वोमेन का वोट MIM को मिला। हमारी बहनें ने, हमारी माओ ने, हमारी बेटियों ने MIM को दिया। और जहां तक आप ये सवाल मुझसे कर रही हैं, तो ये सवाल जरा RSS के लोग से पूछिए कि आज तक कोई दलित, कोई महिला, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा आज तक कोई नहीं बन पाया, उनका संघ संचालक, तो उनसे पूछिए। हम तो बोल रहे हैं कि हिजाब वाली बहन बने, हम तो एक बात बता रहे हैं कि वो बने, ये तो हम चाहते हैं कि बने। ठीक है, अब दूसरी जवाब दीजिए। लेकिन आज तक किसी को नहीं बना पाया, कोई महिला, कोई दलित को, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, कोई आदिवासी को। अलग है, आप तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो ना, अब आप RSS कहां से ले आए? बट ठीक है, अब दूसरी जवाब दीजिए। एक बात रीमा मैम 10 सेकंड। और अभी जो शिंदे जी की प्रवक्ता मैडम बोल रही थी, तो वही उद्धव ठाकरे के मातोश्री में जाकर जितने भाजपाई ऐसा प्रणाम करते थे कि बिना उस आशीर्वाद के भाजपा महाराष्ट्र में चलती ही नहीं थी। उद्धव ठाकरे को प्रणाम, बाला साहब ठाकरे को प्रणाम, राज ठाकरे को प्रणाम, आदित्य ठाकरे को प्रणाम। पूरी दुनिया ने देखा मातोश्री
नहीं फैसला लेता था भाजपा क्या करेगी, भाजपा नहीं करेगी। मतलब जब तक जरूरत थी मातोश्री में प्रणाम किया, जब जरूरत खत्म हो गई तब अदानी इनको मिल गए। अब अदानी के हाथों में कल राज ठाकरे ने दिखाया ना कि 2014 में अदानी क्या थे, उसका जो प्रधानमंत्री सेल्समैन बन गए, पूरे देश को अदानी को बेच दिया है। आपने देखा, जवाब दीजिए। पूरी दुनिया देखा है। ओके, जवाब मुझसे मांग रही हो? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा कि एमआईएम के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के प्रवक्ता भी बन गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि एमआईएम ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बी टीम है। बात हिजाब वाली महिला की नहीं है, मुस्लिम महिला की है। मुस्लिम महिला इस देश की पंतप्रधान होने दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बात है आप हिजाब जब वर्ड यूज करते, क्यों नहीं बिना हिजाब वाली मुस्लिम महिला देश की पंतप्रधान होनी चाहिए बोलते हो? आप हिजाब शब्द क्यों लाते हो? इसका मतलब है मुस्लिम होना और हिजाब डालना ये दो अलग अलग बातें आप नहीं मानते। आपने सिंगापुर का, मुझे बोलने दो, आपने सिंगापुर का उदाहरण दिया, आपने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, आपने दुनिया भर के उदाहरण दिए। वहां की जो नेत्री है वो हिजाब नहीं डालती है, पहली बात है। दूसरी बात सुनिए दूसरी बात आपने कही कि आरएसएस में कोई मागास वर्गीय शेड्यूल ट्राइब क्यों नहीं सरसंघ चालक बना। उसका एक कारण मैं बताता हूं कि संघ में हम लोग जाति व्यवस्था मानते ही नहीं। इसके लिए संघ स्वयंसेवक कौन से जात का है उसे हमें कुछ लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बताता हूं कि जिस बाबा साहेब आंबेडकर की राज्य घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें स्त्री और पुरुषों को समानता है। क्या आपके धर्म में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने की अनुमति है? क्या आप एक मुस्लिम आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता है? क्या एक मुस्लिम महिला को 4 आदमी से शादी करने की अनुमति है? तो आपकी समानता सिर्फ आपके लिए जो सुटेबल है उसके लिए है, बाकी आप में तो पूरी असमानता है। समानता की बात आप जब करते हैं तब इस देश में जितने मुसलमान महत्वपूर्ण है उतने ही हिंदू महत्वपूर्ण है। जब यहाँ के मुस्लिमों के ऊपर यदि कुछ भी आफत आती है तो हमें आहत पहुंचती है। जब बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं, एमआईएम ने एक भी निषेध का ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट निकाला, पत्रक निकाला, तो आपकी एमआईएम हैदराबाद इंडिपेंडेंट होने के पहले जो रजाकार थे वो रजाकार की वंशज है। आप मुझे मुंह खुलवाने के लिए मत लाइए। आपका जो खून है रजाकारों का खून है, जिन्होंने लाखों हिंदुओं की कत्ल की है, वैसे रजाकारों का खून है। ओके, आदिल जी बोलिए। तुम जिन्ना की औलाद है क्या जो बोल रहे हो? एडवाणी जिन्ना के मदार पे अरे उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं, ये तो फैक्ट्स था ना। मैडम गलत बोल रही है। रजाकार वाला फैक्ट है या नहीं है? क्या उन्होंने, आपको नहीं पता है? एकदम गलत बोल रही है। आप बताइए ना, 1958 में आप बताइए ना क्या है फिर एआईएमआईएम का इतिहास बताइए। सुनिए, 1958 में फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 2 मार्च को एमआईएम बनाया। हमारा जो रजाकार थे वो चले गए, जो हिंदुस्तानी थे, जो भारतीय थे उस मिट्टी में है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1958 में बनी है। और मैं बता देता हूं आपको महिलाओं के बारे में ये जो बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जो शादी होती है तो पहले लड़की से परमिशन लिया जाता है और लड़की को देन महर में पैसा दिया जाता है। लड़की अगर परमिशन नहीं देगी तो मैम बोलोगे ये है कि हिजाब वाली ही क्यों पीएम बनेगी? बिना हिजाब की भी तो मुस्लिम महिला बन सकती है ना, बिना हिजाब की। रीमा जी मुझे बोलने दिया जाए, मैं पूरी बात बोलूंगा, मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहले जो मुस्लिम महिला अगर शादी करेगी तो उसको इजाजत देती है, तब वो शादी होता है। दूसरा, महिलाओं की समानता हमारे यहाँ देखिए, हम अपने जायदाद में, अपने संपत्ति में हम उसको हिस्सा देते हैं, ये हमारी समानता है। तीसरी बात, हज जो है, हज और उम्रा जो इस्लाम धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है, उसमें हाजरा अल इस्लाम की सुन्नत है, जो सफा मरवा में एक महिला का सुन्नत है, यानी महिला जो की थी उसी के एक्ट
करते हैं जो इतनी इज्जत दुनिया में किसी धर्म में इस एग्जाम्पल है। और मैं बता दूं, हिजाब वाली बने या बिना हिजाब वाली बने, क्योंकि लोग चाहते हैं सबसे कमजोर तबका जिसको लोग निम्न स्तर से देखते हैं, हम चाहते हैं एक दलित कम्युनिटी से, एक आदिवासी बिरादरी से एक हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने। हिजाब वाली ही क्यों, वही तो सवाल हो रहा है सर, आप सुन ही नहीं रहे हो आदिल जी। हिजाब हटा दीजिए ना, हिजाब क्यों लगाना है प्रधानमंत्री को? हिजाब वाली क्यों बनेगी? बिना हिजाब वाली मुस्लिम महिला प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती क्या? रीमा जी, जब सिंगापुर में बन सकती है हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर, तो भारत में भी बन सकती। पता कीजिए, आप अपने बोलिए, टीम को पूछिए, जब सिंगापुर में बन सकती है, इंडोनेशिया में बन सकती है, तो क्यों नहीं बन सकती है भारत में? भाई उसका भी अधिकार है। 3 तलाक हटता है तो आप लोग चिल्लाने लगते हो, फिर आप प्रोग्रेसिव होने की बात करते हो, क्यों होता है ऐसा? रीमा जी और सुन लीजिए, अभी इन्होंने दूसरी पार्टी की बात की, तो नितिन नवीन, अभी इनको अध्यक्ष जो नितिन नवीन को बनाया है वो नवीन सिन्हा के बेटा थे, वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। नवीन सिन्हा का देहांत हो गया, उनको टिकट दिया, तब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आपको पता ही नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता यानी कितने पुराने कार्यकर्ता है, कब से बीजेपी नवीन को बनाया गया, इसीलिए नवीन सिन्हा का बेटा थे। अरे आदिल जी, बहुत सीवी भेजू क्या? सीवी भेजू आपको नितिन नवीन का? नितिन नवीन का सीवी भेजू? मैं बिहार से हूँ, मैं नितिन नवीन को जानता हूँ। अरे सर, सीवी मैं भेज देती हूँ ना, फिर आपने पढ़ा ही नहीं है उनका सीवी। और दूसरे का अध्यक्ष क्या है क्या नहीं, उस पे सवाल हो रहा है। मैंने आपसे पूछा आपके अध्यक्ष महिला कब बनेगी, उस पे नहीं बताया आपने। इन्होंने कुछ नहीं बोला। मनीषा जी आइए फ्रेम में जरा। और सुनिए मैम 100 साल आरएसएस को हुआ। चलिए मनीषा जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसे ये अतर्कीय बातें हो रही है तो इसमें क्या जवाब देना है? अब मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड इस देश में, उनको ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए सरकार ने किया है, उसमें शिवसेना भी शामिल है। और उद्धव ठाकरे के लोग जब ऐसी कुछ बातें होते तो पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, ये भी हमने देखा है। वक्फ बोर्ड का बात था तो ये लोग पार्लियामेंट से भाग गए। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण, बाला साहब ठाकरे के विचारों को इन्होंने तिलांजलि दे दी है। और इसीलिए अब हिजाब पे, पहले ये हिजाब पे बोलते थे, अब ये उद्धव ठाकरे के लोग बंद कर दिए हिजाब पे बात करना। नहीं, बंद कहाँ किया है किशोर जी? हिजाब और बुर्के वाली महिला पीएम बनेगी तो आपको सपोर्ट रहेगा ना? हिजाब पहनकर अगर वो बैठेगी तो बोलिए किशोर जी। एक मिनट, अवधूत वाघ ने कहा कि मुस्लिम महिला अगर हिजाब नहीं पहनती है तो वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, बंबई के अंदर मेयर बनेंगे। मुंबई बोलो, मुंबई बहुत हो गया। वो नहीं बोलेंगे। अरे रुको ना, अरे रुको, तुम्हारी ये सुई वही जाके रुकी है। मुंबईचा मेयर हा मराठी माणूसच होणार आणि मुंबई का मेयर ये मराठी आदमी होगा। और मैं बताऊं अवधूत वाघ, यह भारत का प्राइम मिनिस्टर यह हिंदू ही होगा। और ये बात तो उनको क्या बता रहे हैं आप उनको बताओ ना, AIMIM को, वो थोड़ी ना चाह रहे हैं बनवाना। आदिल हसन जी को बताइए जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आदिल हसन बनवाना चाहते हैं, अवधूत वाघ थोड़ा ना बनवाना चाहते हैं। किशोर जी, अरे एक मिनट, रीमा जी, एक सेकंड। किशोर जी, आपका जवाब किसको है ये? नहीं, मैं अवधूत वाघ को बताना चाहता हूं कि बीजेपी यही लाइन लेके चले कि 80 करोड़ जहां हिंदू है वहां का प्राइम मिनिस्टर हिंदू होना चाहिए और रहना चाहिए। ये शिवसेना का ऑफिशियल वर्तन है। तो बीजेपी को क्या लाइन लेनी है वो आप थोड़ा डिसाइड करोगे, वो बीजेपी डिसाइड करेगी। आप अपनी लाइन डिसाइड करो। हमारी लाइन मैंने क्लियर कर दी। और बाप चोर पार्टी जो है उनको हमारे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट आपका मान कर रहे हम। आप तो गुलाम बन गए ना जाके बीजेपी के। आपने तो हमारी पार्टी से चुरा के ले गए हमारे पिताजी को। तो बाला साहेब ठाकरे को जिन्होंने चोरा है वो लोग हमें प्रमाण पत्र न दे, यही मेरी एक इच्छा है। दूसरी बात बीजेपी की है तो ये देश के अंदर आक्रांताओं की लाइन लगा रहे, ये बात तो स्पष्ट है। और बंबई को बचाना है तो
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ही लाना है। ठीक है अवधूत जी, सुन लिया आपने? रीमा जी, रीमा जी आ रही हूँ, रुके एक मिनट अवधूत जी। मैं किशोर जी ने पहले एक लाइन बताई कि मुंबई को बंबई बोलेगा तो कुछ क्या कोई फांसी लगेगी क्या? तो सही बात है, किशोर जी को पहले भी लोग कहते थे, मैं भी आज से कहने लगाऊंगा कि नॉटी तिवारी जी नॉटी आदमी है। एनीहाउ भैया देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में जो सालों से, बरसों से और पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, वो सभी मुंबई कर है और महाराष्ट्र ने, ऐसे मेरी पार्टी का कहना है। प्रबोधनकार ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के पिताजी थे और उद्धव ठाकरे जी के दादाजी थे, उन्होंने अपने बुक में कहा है कि वो मूलतः बिहार के हैं और बिहार से उठकर वो मध्य प्रदेश में सेटल हो गए और मध्य प्रदेश से वो महाराष्ट्र में सेटल हो गए। तो ठाकरे परिवार का जो मूल है वो बिहार का है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का है। इसका मतलब वो उत्तर भारतीय क्षेत्र से, जहां उत्तर भारतीय भाषा बोली जाती है, वैसे प्रदेश से आता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर भारतीय क्षेत्र से आने के बाद भी, मुंबई में आने के बाद, वो मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी माणूस महाराष्ट्र और मुंबई को अपनी जायदाद समझता है। और इतना ही नहीं कि अभी जो उत्तर भारत के लोग जो महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, उनको रोकने का, डराने का, धमकाने का काम करते हैं। कल राज ठाकरे के जो लड़के हैं अमित ठाकरे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यदि उनके पापा, जो कभी भी जिंदगी में होने वाले नहीं है, लेकिन यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे तो उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें वो बंद करेंगे, रोकेंगे और वहां के लोगों को नीचे डालेंगे। कौन से संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? तो ये सब संविधान विरोधी है। किशोर जी, बात रही क्या मेरे चल रहा है एक मिनट, अभी संविधान की जब बात आती है तो मुझे सिर्फ इतना ही मेरे एमआईएम के दोस्त को पूछना है कि आप संविधान की बात की, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की बात की, जहां कोई भी वर्ण का, वंश का, जात का, पात का और धर्म का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुरान बड़ा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दी हुई। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आदिल हसन जी जल्दी से जवाब दीजिए। रीमा जी, रीमा जी इनसे पूछिए, सरदार पटेल ने इसी आरएसएस पे बैन किया था और संविधान मानने के लिए नहीं मानने पर बैन किया था। मैडम बोलने दीजिए, आप बुलाइए, बोलने दीजिए। उन्होंने इतना वैलिड सवाल खड़ा किया कि ट्रेनों के नीचे दबा देंगे उत्तर भारतीयों को। आपने कहा बिहार से आते हैं, इस पर आपको कमेंट नहीं करना है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ क्या बोला जा रहा है? उत्तर भारतीयों को लात मारकर भगाएंगे, इस पर आपको नहीं बोलना। आदिल जी, आपकी सुन अटक गई आरएसएस पर। रीमा जी सुनिए, आप पूछिए, जो ये संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान को नहीं मानने के लिए सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था। इस पर बहुत बार डिबेट हो चुकी है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आज की डिबेट इस पर है कि उत्तर भारतीयों से इतनी नफरत क्यों है भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को। आदिल हसन जी, आप लोगों को इस पर कुछ नहीं बोलना है। मैम, ये नफरत पुरानी नहीं है, ये तो नफरत जब बीजेपी मातोश्री में माथा टेकती थी तब का नफरत है। तो आपको दिक्कत राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे से नहीं है, मतलब उनके बयानों से नहीं है। रीमा जी बोलने दीजिए, अगर बोलने दीजिए, अगर इतना ही ज्यादा इनको चिंता है तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है, उसको भाजपा इंसाफ देना। भाजपा का टॉप लीडर नाम आया है, सीबीआई जांच हो रही है ना, सीबीआई जांच हो रही है ना, सीबीआई काम कर रही है, हाई कोर्ट के जज से जांच सीबीआई जांच हो रही है। सर रुकिए ना, कहां से कहां पहुंच गया किशोर तिवारी को कितना डिफेंड करेंगे? समाज की बात करते हैं रीमा जी, महिलाओं के सम्मान बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बिहार से आते हैं आदिल हसन जी, अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, उत्तर भारतीयों को लात मारकर महाराष्ट्र से, मुंबई से बाहर निकालेंगे, इस पर आपको कुछ बोलना है या नहीं बोलना? बताइए। बोलना है, बोलिए। मुझे बोलना है, ये भारत का संविधान है, किसी की औकात नहीं है कि किसी को निकाले। और इतना ही चिंता भाजपाइयों को, महिलाओं को हो तो महिलाओं की चिंता है तो 12 साल से हमारी भाभी गुजरात में, उनको दिल्ली ले आए। बेकार के मुद्दे आप लेकर के आओगे ना तो मुझे आपको फिर मतलब जवाब देना पड़ेगा। बेकार के मुद्दे लेकर आओगे आप तो तब समझेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे। पहला सवाल कि आपकी अध्यक्ष कब महिला होगी,
कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल, लात मार करके निकाला जाएगा उत्तर भारतीयों को, इस पे कुछ नहीं बोलना आपको। तीसरा सवाल कि डेमोग्राफी मुंबई की खराब हो रही है, वहां पर वोट जिहाद की अपील आप लोग कर रहे हैं, क्या वो सही है? इन 3 सवालों के कोई जवाब है? अरे मैडम ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूछिए कब दलित को बिल्कुल नहीं चलेगा आदिल जी, घुमाना फिराना नहीं चलेगा सवालों को, संघ संचालक कब महिला को बनाएगा? सवालों को घुमाना फिराना नहीं चलेगा, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। गुजरात से भाभी आएंगी दिल्ली, पूछिए आरएसएस मुद्दे पर आइए आदिल जी, मुद्दे पर आइए, बोल रहा हूँ, मुद्दे पर आइए ना। पूछिए आरएसएस से कब एक दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, मुसलमान आदिवासी किस को, महिला तरह को से संघ संचालक असुरक्षित है बनाएगा? मुंबई में, इसका जवाब दीजिए मुझे। मुसलमान कैसे असुरक्षित है मुंबई में? मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है, आपके दिन दहाड़े बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के घर में। आपने देखा बिहार में मधेपुरा की एक औरत के साथ, विधवा औरत के साथ गैंगरेप हुआ, पुलिस ने 4 दिन 5 दिन 7 दिन लगा दिया उसको पकड़ने में। मुसलमान के नाम पर अतहर अंसारी को मारा गया, बिहार के नवादा में नुरशिद आलम को मधुबनी में मारा गया। बिहार से बाहर निकल के महाराष्ट्र पर आइए, मुंबई पर आइए। मुंबई, बिहार का चुनाव खत्म है सर, थोड़ा जागिए और मुंबई पर आइए। रीमा जी, इसी महाराष्ट्र सरकार ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। एक आदमी ने और इम्तियाज जलील साहब ने, वारिस पठान साहब ने निकाला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत नहीं उस पर कार्रवाई करने की। मुस्लिम करते रहेंगे आप, भारतीयता की बात नहीं हो पाएगी आपसे आदिल जी, भारतीयता की बात नहीं हो पाएगी क्या? मुस्लिम करते रहेंगे आप हमेशा? सुनिए, मुस्लिम महिला, हिजाब वाली महिला, बुर्के वाली महिला, मुसलमानों पर जाति, ये मुसलमान कार्ड कब तक चलेंगे आदिल जी? रीमा जी सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही दुल्हे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान को एक्सपोज किए थे। हम जिन्ना के मजार पे फातिया पढ़ने अडवाणी की तरह नहीं गए थे, हम भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की तरह दलाली नहीं किए थे, हम नवाज शरीफ का बिरयानी खाने नहीं गए थे। हिंदू की कभी बात करेंगे आप? क्या कभी हिंदू की बात करेंगे? हिंदू की बात कर रहे, पहला दलित मेयर हमने बनाया हैदराबाद में। चलो ठीक हमने है, हिंदू भाई को टिकट दिया। ठीक है अवधूत जी, फिर मनीषा जी। अवधूत जी, दलित मेयर हमने बनाया ओके, अवधूत जी जवाब दीजिए जल्दी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, नबी से गुस्ताखी करना अच्छा नहीं है, बात सही है, लेकिन नबी से जिसने गुस्ताखी की, सुनिए मेरी बात, तो उसका सर तन से जुदा बोलने का आपको अधिकार क्या है? संविधान में किधर लिखा है क्या सर तन से जुदा? आप कौन लगते हैं लोगों का सर तन से जुदा करने वाले? हम क्या अफगानिस्तान में रहते, कि पाकिस्तान में रहते, कि सऊदी अरेबिया में रहते, कि यूएई में रहते? हम बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान से भारत में रहते। भारत में जो कायदा है, संविधान है, उसके हिसाब से जो कुछ शिक्षा होगी उसकी शिक्षा होगी। आपके हाथ में तलवार लेके लोगों का गला काटने का अधिकार आपको किसने दिया है? आपको किसने दिया है? आप कौन होते हो? किसी ने गलती की तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, मिलेगी भी, इस संविधान में मिलेगी भी, लेकिन सजा देने वाले आप नहीं है, आपकी उतनी औकात नहीं है, ध्यान में रखो। आप बोलते हैं कि इसको बोलिए ज्यादा औकात में बात तो बोल रहा है क्या? बोलने के लिए औकात में बुलाओ, क्या बोल रहा है? संविधान के हिसाब से जिसको जो तुम्हारी क्या औकात है? उससे ज्यादा बात करने की आपकी औकात नहीं है, ध्यान में रखना। पर्सनल कमेंट्स आपने शुरू किए, आप कहां से बात को कहां लेकर गए, कहां से बात को कहां लेकर गए? मैं आपको मुद्दे पर ला रही थी, लेकिन आप मुद्दा भटका रहे थे। अब अगर वो जवाब देंगे तो मैं उनको कैसे रोकूं, बताइए? आप लगातार मुद्दा भटका रहे हो ना, जितना भौंक रहे हो टीवी पर सामने आओ। क्या बातें बोल रहे हो आदिल हसन? क्या ये लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है ये? धमका, एक तो आप रैलियों में धमकाते हो, फिर आप टीवी शो में भी धमकाते हो, फिर आपको भाषा की मर्यादा रहती नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। अभी आपने फिर भाषा की मर्यादा तोड़ दी। चैनल पे नहीं चलेगा ये सब, चैनल पे ऐसी भाषा नहीं चलेगी, सभ्य भाषा में बात होती है यहाँ पर असभ्यता नहीं चलेगी। मत दिखाइए सभ्यता यहाँ पर, नहीं, ये असभ्यता नहीं चलेगी। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अनम्यूट होंगे। सभ्य भाषा, सभ्य भाषा, सभ्य भाषा। किसने औकात की बात की? किसने शुरुआत की औकात की? आपको नहीं दिखा क्या? किसने औकात की बात की? बतलाइए। हमने क्या बोला? हमने संविधान की बात की। उससे पहले आपने संघ पर क्या कमेंट किया? हमारे नबी के उससे पहले आपने, एक सेकेंड, आपने कहा मुसलमानों के बारे में कि क्या कर रही है बीजेपी मुसलमानों के साथ, ये सब तो आपने बोला ना, तो जवाब मिलेगा ना फिर? मैडम औकात पे आ जाए। गिरी पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? नित्यानंद पे गाजिया पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लिया? अरे भैया, उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो आदिल हसन?
मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश पहुंचा रहे हो बार बार मुझको, कभी बिहार पहुंचा रहे हो, कभी कहीं पहुंचा रहे हो। मैडम जानती क्यों आप मुंबई में नहीं घुस रहे हो? क्या किया महाराष्ट्र सरकार ने? मुंबई का कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। मुंबई की नालियां कैसे साफ होंगी, बताइए क्या विजन है आपके पास? मुंबई की सड़कें कैसे ठीक होगी, बताइए क्या विजन है आपके पास? मुंबई का ट्रैफिक कैसे ठीक होगा, बताइए क्या विजन है आपके पास? कुछ है मुसलमान करने के अलावा कुछ विजन है आपके पास? क्या होगा क्या है, क्या कोई विजन? कोई विजन लेकर आए आप जनता के पास में? आदिल हसन, या सिर्फ आपको यही करना है? अदानी को बेच कर सिर्फ यही करना है, सिर्फ अडानी करना है ना आपको? चलिए रुकिए, फाइनल कमेंट किशोर तिवारी जी, 25 साल का लेखा जोखा जल्दी से बताइए 10 सेकंड में। नहीं, मुंबई में जो कुछ भी किया है, क्या वो ठाकरे और शिवसेना ने ठाकरे से किया बाहर निकलिए सर, ठाकरे से बाहर निकलिए। शिवसेना उद्धव गुट की बात कीजिए, आपके कार्यकर्ता काम करते हैं या उद्धव ठाकरे निकल के सड़कों पर काम करते हैं? ठाकरे से थोड़ा तो आगे बढ़िए। रीमा जी एक बात मैं बताता हूं कि आपने जो पेंटिंग की है, हाँ। आपने पेंटिंग की है कि हम लोग बंबई के अंदर अमराठी लोग असुरक्षित है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं भी अमराठी आदमी हूँ, हिंदी भाषी आदमी हूँ। अमराठी आदमी यह ठाकरे के हाथ में मुंबई महानगर पालिका रहेगी तो ही। अब मैं फिर हम डिबेट करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बात यही है कि मुंबई का विकास कौन करेगा? मुंबई में जो तमाम मुश्किलें हैं, 25 साल का लेखा जोखा है, वो देने को कोई तैयार नहीं है। बातें लगातार घूम फिर कर वही आ रही हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में आई थी, लेकिन बात मुंबई की करना चाहता है और पूछना चाहता है कि हमारे लिए आपके पिटारे में आखिर क्या है। चलिए, प्रचार तो खत्म हो चुका है, अब जनता तय करेगी कि इस बार बीएमसी आखिर किसके हाथ जाएगी। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।